होके तकरीबन 12 साढ़े 11 लाख करोड़ रुपए की एक लंबी यात्रा तय की। 1860 से लेकर 2021 तक का एक लंबा सफर विभाग ने तय किया एवं राष्ट्र में अपनी भूमिका निभाई है। इसी संदर्भ में मैं श्री सागर श्रीवास्तव को आमंत्रित करूंगा कि वे आए एवं अपना उद्बोधन दें। Thank you, Akash. I hope I'm audible. Yes, sir, you're audible. Right, thank you. Respected seniors, dear colleagues and friends, and especially respected taxpayers of the Indore and Gwalior region, a very warm good afternoon to all of you. I especially thank respected Chief Commissioner of Income Tax, Shri Shelly Jindal sir, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जब इस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन, व्हाट स्ट्राइक्स मी फर्स्ट इज कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है जो हमारे आधारभूत संरचना से जुड़ी एक सवाल है जिस पर हम यहाँ रिफ्लेक्ट करने बैठे हैं। और ऐसा क्यों मेरा मानना है, इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप कॉमन मैन से पूछें और एक आजकल के परसेप्शन के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनकम टैक्स हो या वेल्थ टैक्स हो या इस प्रकार के जितने भी रिसोर्स को रेज करने के माध्यम हो, इनका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत नया है और ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट है जो पिछले 150-200 साल में विश्व के सामने आया है। पर ऐसा है नहीं, और इसी कारण से अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें और आप 2000 साल पीछे भी जा सकते हैं, जब रोमन एम्परर, जो फर्स्ट रोमन एम्परर थे सीजर ऑगस्टस, उन्होंने एक डिक्री दिया था टैक्सेशन को लेकर के। और टैक्सेशन शब्द का मतलब, बाय द वे, इसका असल मतलब रेवेन्यू या रिसोर्स से नहीं जुड़ा है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा है, क्योंकि इस शब्द का एग्जैक्ट मतलब है एस्टिमेट करना। तो सीजर ऑगस्टस की आप बात करें या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, ग्रीस की बात करें, मॉडर्न डे यूनाइटेड किंगडम की बात करें, सभी जगह एक किसी न किसी रूप में और किसी न किसी फॉर्म में एक वेल डेवलप्ड टैक्सेशन सिस्टम हजारों सालों से पनपता रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में तो सब जानते हैं, बट ये उसके भी पहले जाता है, क्योंकि मनुस्मृति में भी टैक्सेशन की चर्चा की गई है। मनु ने उसमें लिखा है कि अ किंग इज ऑथराइज्ड टू लेवी टैक्सेस प्रोवाइडेड कि उनका जो डिसीजन है इट इज बेस्ड ऑन द शास्त्रास। तो शास्त्रास में जो लिखा है उससे द किंग डिराइव्स द पावर टू एक्चुअली लेवी टैक्सेस। और जो टैक्सेशन के हिस्टोरियंस हैं, जो जिन्होंने स्टडी किया उस समय के टैक्सेशन सिस्टम को, उनका मानना था कि ये बड़ा ही एक ब्रॉड बेस्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम उस समय भी था इंडिया में। और आगे अगर हम बढ़ें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करें तो ये ऑब्वियसली एक पहला फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड अटेम्प्ट था इन हैविंग अ वेल डिफाइंड टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। और जो कौटिल्य ने ऐसा हजारों पन्ने अपने किताब में डेडिकेट किए हैं फाइनेंसेस पे, रेवेन्यू को रेज करने पे, टैक्सेशन सिस्टम पे। और पहली बार इतना एक जो अहम किरदार दिया गया है टैक्सेशन सिस्टम को गवर्नेंस से लिंक करके। और ऐसा कौटिल्य ने इसलिए किया क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि जो गवर्नमेंट का जो पावर है वो बेसिकली उसके ट्रेजरी से आता है, और वो ट्रेजरी भरता कैसे है, वो रिसोर्स मोबिलाइज कैसे होते हैं, वो रेवेन्यू रेजिंग से होते हैं, वो टैक्सेशन से होता है। और इसीलिए उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस टैक्सेशन सिस्टम को दिया। और कौटिल्य ने साथ ही साथ यह भी कहा कि ये जो रिलेशनशिप है स्टेट और सिटीजन्स के बीच में, विच इन्वॉल्व्स द ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये कोई उन पे फोर्स अपॉन नहीं किया जा सकता है। द सिटीजन कैन फ्रीली डिसाइड कि उन्हें टैक्सेस पे करना है कि नहीं। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धर्म से लिंक किया उन्होंने। धर्म जो दोनों पार्ट पे था, किंग के पार्ट पे धर्म था कि वो रिसोर्सेज रेज करें टैक्सेस के फॉर्म में, लेकिन देन द किंग वाज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट हिज सिटीजंस, वो प्रोटेक्शन ऑफर करें। एंड
द किंग मस्ट इंश्योर कि वो जो टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट किया है दैट इज स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजनरी। और जो सिटीजन्स थे उनका धर्म माना गया कि अगर ये सही ढंग से स्पेंड हो रहा है तो आप टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करें। बट अगर उन्हें ऐसा लगता है किसी भी समय पर कि जो हमारा राजा है वो उन पैसों का इस्तेमाल हमारे हित के लिए नहीं कर रहा है, तो उस समय स्पेसिफिकली उन्होंने इस वर्ड को यूज किया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि द पब्लिक कैन एक्चुअली डिमांड अ रिफंड ऑफ हिज टैक्सेस इफ द पब्लिक फील्स कि ये सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि किसी फिलोसफर ने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द पावर टू गवर्न इज द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। और इसी कारण जो हमारे विभाग का मोटो है जिसकी आकाश ने भी चर्चा की, कोश मूलो दंड, उसका मतलब भी यही है कि रेवेन्यू इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी कारण से जब हम टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन देश के ग्रोथ से लिंक करने की बात करते हैं तो मैंने इसे एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन इसलिए कहा क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन तो है ही बट साथ ही साथ इट इज फंडामेंटली लिंक टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन स्टेट। बिकॉज बिना ट्रेजरी के, बिना पावर टू कलेक्ट टैक्सेस के गवर्नेंस के अपैरेटस और उसके सिस्टम और नेशन स्टेट और सॉवरन, इनका कोई खास मतलब बचता नहीं। और इस कारण से जब हम, ये एक फंडामेंटल बात है कि ये कंट्रीब्यूशन तो विभिन्न रूप से हो गई बट बिना इस एडिफिस के वो पूरे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है उस सेंस में अगर हम बात करें तो। बट अगर आप हाल के समय को लें तो अगर आप लोगों ने रेड पिक्चर देखी होगी तो मतलब टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट के साथ वर्षों से, हजारों सालों से इसे अनिवार्य माना गया है बट एट द सेम टाइम उसके साथ एक अजीब सा मॉरल डिलेमा एसोसिएटेड रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी आम नागरिक के अंदर ये एक फीलिंग कई बार नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी उत्पन्न होती है कि ये टैक्स का पैसा देना, ये मतलब मेरी मेहनत की कमाई है, इसे सरकार क्यों लेगी। तो आप किसी को एक्सप्लेन तो कर सकते हैं कि टैक्स पे करना क्यों जरूरी है, पर उसके अंदर एक कन्विक्शन डेवलप करना वो एक बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। और मैंने रेड पिक्चर की चर्चा इसलिए की क्योंकि उसमें आपने देखा होगा वो अजय देवगन अंत में वो उस पे घर के ऊपर छत पर खड़े होते हैं और नीचे भीड़ जुटी होती है उस असेसी को इन सेंस बचाने के लिए और उसके डिफेंस में। तो वो माइक से बेचारा बोलते रहता है कि भाई ये टैक्स का पैसा है, ये ब्लैक मनी है, ये चोरी हो रही है, आपके हित में काम नहीं हो रहा। पर वो इट ऑल फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स एंड दैट इज व्हाई आई से कि जो मॉरल डिलेमा है एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन दैट मेक्स इट easy to give a lecture on why you need to pay taxes, but it becomes a very difficult task to actually build conviction within a citizen as to। और इसीलिए मैं अक्सर और हमेशा किसी भी संगोष्ठी में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड मसग्रेव, उन्हें कोट करता हूं बिकॉज मेरे हिसाब से इस पूरे डिफिकल्ट प्रोसेस में उनका एक बड़ा पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन रहा जब उन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है और एक टर्म उन्होंने कॉइन किया जिसे बोला जाता है फिस्कल सिटीजनशिप। और उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर आप सिटीजन हैं, अगर आप देश के नागरिक हैं और सच्चे नागरिक हैं, तो इसेंशियल टू एंड इंटेग्रल टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज योर ड्यूटी ऑफ पेइंग टैक्सेस। अगर आप टैक्स नहीं पे करते हैं, आप टैक्स पे करना है आपको और आप नहीं करते हैं, तो आप इस देश के सच्चे नागरिक सही मायने में नहीं कहलाए जा सकते। और एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट था फिस्कल सिटीजनशिप का जिसे बाद में एक्सटेंड किया गया और उसे कहा गया फिस्कल टैक्स कनेक्शन, जिसके बारे में मैं बाद में उस पर चर्चा करूंगा इस टर्म पे बिकॉज ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है इस पूरे एडिफिस का जो ग्रोथ हुआ उसे लेकर के। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस, इसका जो रोल है सोसाइटी में, हम सब जानते हैं कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से वो ये टैक्स पे करता है। और इस कारण से जो सबसे महत्वपूर्ण रोल डिपार्टमेंट का और इस पूरी व्यवस्था का देश के डेवलपमेंट में है, आप फॉरगेट अबाउट रेजिंग रिसोर्सेज, उससे भी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है प्रमोटिंग इक्विटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी एंड रिडक्शन ऑफ inequality because progressive taxation by its very nature, जैसे कि हमने बात की, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से उसका contribution हो, that somehow envisages a more just, a more equitable society। और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे एक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स और इनकम टैक्स विभाग और उस पूरे एडिफिस का है। साथ ही साथ
इनकम टैक्स के साथ एडवांटेज लोग को ये भी महसूस होता है कि ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, ये ज्यादा सर्टेन है। इट इज easier टू प्लान व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि लोगों को पता होता है कहीं ना कहीं कि साल के अंत में उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रेडिक्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एसोसिएटेड विद इनकम टैक्सेस। इन्फ्लेशन को कम करने में भी और इन्फ्लेशन को मैनेज करने में भी इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं अगर ऑब्वियसली रिसोर्स रेजिंग और अगर कोई आर्ग्यू करता है कि ये मेरा पैसा, मेरी मेहनत की कमाई, मैं क्यों दूं और सरकार इसे क्यों ले ले, तो वो साथ ही साथ उसका एक दूसरा पहलू भी है कि वो मेहनत की कमाई तो है, पर वो कमाने के लिए आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया गया है जिसके पीछे सरकार की एक पूरी व्यवस्था खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पावर की सप्लाई। तो ये सारा कुछ जो एक आपको एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उसी कारण से वो मेहनत की कमाई आप कर पाते हैं कहीं ना कहीं। और इस कारण से इट बिकम्स योर ड्यूटी टू then go back and pay your taxes so that those resources can be utilized in turn for building that enabling environment जिसके तहत आप आगे ग्रो कर सकें और प्रॉस्पर कर सकें। और इसीलिए कालिदास ने रघुवंशा में कहा भी था कि वो टैक्सेस उसी तरह से कलेक्ट होता है कि वो जब पानी तो थोड़ा बहुत सनलाइट के कारण एब्जॉर्ब होता है और वो थोड़ा बहुत पानी वर्षा के रूप में वापस सोसाइटी को मिलता है, उसी तरह से टैक्सेस द किंग कलेक्ट्स टैक्सेस इन अ वे कि उससे 100 गुना ज्यादा। और किंग से यहाँ मतलब हम सॉवरेन की बात कर रहे हैं और नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो 100 गुना ज्यादा आपको वापस दे सके। तो और साथ ही साथ अगर आप जीडीपी ग्रोथ और ग्रोथ की बात करें तो वेरियस टैक्स इंसेंटिव, सनराइज सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, प्रमोशन है, इंसेंटिव के रूप में आप इनकम टैक्स का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव यूज है जिसके तहत सेक्टरल जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे का फोकस रहता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ हो या सनराइज इंडस्ट्री सामने आए या नए इंडस्ट्रीज लगे, स्टार्टअप्स लगे, इसके पीछे जो पूरा इंसेंटिव ड्रिवन मैकेनिज्म है उसके पीछे इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम रोल होता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। पर ये सब वेल अंडरस्टूड बातें हैं। ऑफ लेट जो हुआ है, जो मेरे हिसाब से पब्लिक के साथ रेजोनेट करने लगा है, वो है हमारे डिपार्टमेंट का एवर चेंजिंग मैंडेट। तो पहले माना जाता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब रेवेन्यू कलेक्टर और आपका रेवेन्यू कलेक्शन में रोल है एंड दैट इज अबाउट इट। बट ये जो चेंजिंग मैंडेट है, इसके तहत वो जो लॉ एनफोर्समेंट का जो हमारा एक पहलू है और एक रोल है, दैट हैज ब्रॉट द डिपार्टमेंट एट द फोरफ्रंट of the fight, the wider societal fight against corruption, against black money, against money laundering, against बेनामी प्रॉपर्टी। और ये जो कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का है बिकॉज ऑफ इट्स एवर इन्वॉल्विंग मैंडेट, पहले इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट गवर्न करता था डिपार्टमेंट, नाउ इट हैज बीन गिवन द एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग टू वेरी अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स, द बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट एंड द ब्लैक मनी एक्ट। तो इसके तहत जो एक समाज का जो उसकी जो एक लड़ाई है करप्शन के अगेंस्ट और पूरी व्यवस्था के अगेंस्ट, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत जोरदार भूमिका डिपार्टमेंट की एटलीस्ट पिछले 2 दशक में रही है बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग मैंडेट। एंड दिस आई थिंक हैज स्टार्टेड रेजोनेटिंग विद द पब्लिक a lot more कि apart from being a revenue collector, और एक बड़ा यूनिक नेचर है डिपार्टमेंट का, दिस इज probably one of the few departments, probably the only department in the country जो लॉ एनफोर्सर भी है बट एट द सेम टाइम सर्विस प्रोवाइडर भी है। और उस सर्विस प्रोवाइडर के रोल को भी एक बहुत अहम भूमिका दी गई है पिछले कई वर्षों में, जिस कारण से आप देखेंगे डिपार्टमेंट का एक ऑब्सेसिव परस्यूट रहा है पिछले दशक में फॉर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट एंड एमिलियोरेशन इन टैक्स पेयर सर्विसेज विथ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ reducing cost of compliance, which in turn we are hopeful and the government is hopeful will lead to ever more voluntary compliance. तो अगर आप एक enabling environment देंगे टैक्स पेयर को through the use of technology, through the use of institutional mechanisms जो डिपार्टमेंट बिल्ड कर रहा है, तो उस कारण से उसका जो कॉस्ट है कंप्लाई करने का विद द एंटायर टैक्सेशन प्रोसेस वो रिड्यूस होगा एंड विच विल देन मेक द टैक्स पेयर रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटरी कंप्लायंस। और इस पूरे पहल में आप देखेंगे पिछले 2 दशक को अगर आप स्टडी करें, सीपीसी है बैंगलोर में, पहले रिटर्न्स का प्रोसेसिंग का टाइम इतना घटा,
रिफंड बैंकर स्कीम के तहत रिफंड आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में बहुत कम समय में क्रेडिट होता है, जो पहले एक बड़ा ही टीडीएस प्रोसेस हुआ करता था, वर्षों तक का समय इसमें लग जाता था। पैन और टैन का जो अलॉटमेंट है ये बहुत कम समय में अब हो जाता है। आयकर सेवा केंद्र जो आम टैक्स पेयर को मदद कर सकता है कि आप किस ढंग से अपना टैक्सेशन का जो आपके कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज हैं, जो आपकी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हैं, उसे फैसिलिटेट करने के लिए विभिन्न शहरों में आयकर सेवा केंद्र खड़े किए गए हैं। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर स्कीम है, डिपार्टमेंट ने हायर किया वेरियस वॉलंटियर्स को, जो बहुत कम रुपए लेकर के आपका इनकम टैक्स रिटर्न, अगर वो सरल ढंग का है तो आपको भरने में वो मदद करता है, फैसिलिटेट करता है। और तो इस तरह के वेरियस सहज हो, ITR-1 हो, और अब आप देख रहे हैं ई असेसमेंट की बात की गई, जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक ढंग से असेसमेंट का प्रोसेस होता था, और अब वो फेसलेस हो रहा है, जिसके तहत जो एक इंटरेक्शन था टैक्स पेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच में, उसे रिड्यूस किया जा रहा है। और ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, बट इसके बेनिफिट्स ऑलरेडी देखे जा रहे हैं। स्क्रूटनी का जो पूरा प्रोसेस था पहले, वो उसमें इंटरवेंशन और डिस्क्रेशन का बड़ा एक रूम होता था, और वो एक आप तुनक मिजाजी में भी कोई चाहे अगर, तो वो स्क्रूटनी के लिए किसी का केस पिक कर सकता था। वो अब एक डिफाइंड एल्गोरिथम के थ्रू, कास नामक सिस्टम के थ्रू, उसमें प्रीफेड पैरामीटर्स हैं, और सिर्फ 1% केस देश में स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट होते हैं, शायद अब उससे भी कम। तो इसमें वो डिस्क्रेशन नहीं बचा, और बड़ा ही ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक प्रोसेस बन गया है। तो और इसके तहत, इसके चलते जो फायदा हमने देखा है, वो जो ग्रोथ है टैक्स बेस का इस देश में, जैसे कि आकाश ने बताया, 1860 में पहली बार जब इनकम टैक्स आया तो 30 लाख रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ, और 18-19 में ये फिगर बढ़कर करीब 11.5 लाख करोड़ का हो गया था। उसके बाद ऑब्वियसली पैंडेमिक के कारण ये फिगर थोड़ा सा घटा है, और अभी 9.5 लाख 10 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन पिछले साल हुआ, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। बट इवन दैट वाज वेरी वेरी रोबस्ट डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट द इकोनॉमी फेस्ड बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। वो फिर भी एक 4% का ग्रोथ रेट दिखा लास्ट ईयर, विच शोज कि एक बड़ा ही बॉयंट और एक जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है टैक्सेशन का, वो इस देश में बढ़ रहा है, और एक बड़ा ही बॉयंट टैक्स व्यवस्था है। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, ऑल्दो ये वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वाइडनिंग और डीपनिंग ऑफ द टैक्स बेस का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आए, और खासकर वॉलंटरी ढंग से आए, नॉट नेसेसरली थ्रू एनफोर्समेंट, पर ये दोनों पैरेलल एफर्ट्स चल रही है विभाग की। पिछले वर्ष आपने देखा 20-21 में गवर्नमेंट का एक फोकस था कि बिकॉज लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत है, लिक्विडिटी क्रंच है, तो टाइमली ढंग से रिफंड्स प्रोसेस हो, और एक रिकॉर्ड 2.61 लाख करोड़ रुपीस का रिफंड लास्ट ईयर प्रोसेस किया गया। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कोविड के दौरान खासकर डिपार्टमेंट रियलाइज्ड कि भाई ये कोई वाइडर सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड एंटिटी नहीं है, इसका कोई एक मैंडेट बस रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। इट ऑपरेट्स इन अ वाइडर सोसाइटी, इन अ वाइडर मीडियम, एंड इट हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन, जो खासकर कोविड के दौरान डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया। कोविड के लिए क्विक रिस्पांस टीम्स बने, जो जिसने ना केवल हमारे एम्प्लॉयज का सहयोग किया, उनकी फैमिलीज का सहयोग किया, बट टैक्स पेयर्स जो हमारे पास आए, और उन्होंने कोविड संबंधित हमसे मदद मांगी, जहां तक विभाग के लिए संभव हुआ उन्होंने, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे रिसोर्सेज यूज करके हो। तो ये कोविड क्विक रिस्पांस टीम्स ने एक बड़ी सार्थक भूमिका निभाई। विभिन्न तरह के रिलीफ्स अनाउंस किए गए, जो नेचुरल है, आप कहेंगे कि भाई ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट वाज responsive and was alert to its social obligations, and it immediately decided कि भाई कोविड के लिए जो भी एक्स ग्राशिया पेमेंट मिल रहे हैं किसी एम्प्लॉय को प्राइवेट सेक्टर में अपॉन डेथ, या उसे मेडिकल खर्च के लिए जो भी रीइंबर्समेंट्स मिल रहा है, इस पे दे विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। और जितने तरह के डेडलाइंस थे रेगुलेटरी और कंप्लायंस के, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का हो, ऑडिट रिपोर्ट का हो, फॉर्म 16 का हो, पैन आधार लिंकिंग का हो, ये सबको कई एक बार एक्सटेंड किया गया, बिकॉज तो ये पूरा शो करता है कि द डिपार्टमेंट हैज बीन कॉन्शियस ऑफ इट्स सोशल ऑब्लिगेशंस। और इसके अलावा कुछ और बहुत ही पायनियरिंग इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट में ने लिए हैं इस दौरान, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो कोविड में इकोनॉमी की व्यवस्था चरमरा चुकी है, कई लोगों का जॉब लॉस हुआ है, और जॉब क्रिएशन
और रिवाइटलाइजिंग द इकोनॉमी अभी सबसे बड़ा फोकस है, और इसमें डिपार्टमेंट ने लार्ज नंबर्स में उन्होंने हायरिंग अनाउंस की है, खासकर स्पोर्ट्स कोटा रिलेटेड हायरिंग हो, चाहे वो बॉम्बे में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, ये वैकेंसीज एडवर्टाइज किए हैं ताकि इससे दोनों चीजें हो सके। डिपार्टमेंट में अगर कहीं शॉर्टेज है वो वैकेंसीज टाइमली ढंग से फिल हो पाए। स्पोर्ट्स का एक कल्चर डेवलप करना चाह रहा है गवर्नमेंट, तो उसे एक बढ़ावा मिले, और एट द सेम टाइम वाइडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, जो इस समय देश की सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोविड के, एज वी स्लोली स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस दैट वी हैव फेस्ड। तो कोविड में एक सार्थक भूमिका डिपार्टमेंट ने निभाई है, पर मैं अंत में कहूंगा कि स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट। हमने इक्वालिटी और इक्विटी की बात की, पर अभी भी अगर हम लेटेस्ट डेटा स्टडी करेंगे तो इस देश में 60% टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स सिर्फ 3 स्टेट से आता है, वो है बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक। और अगर कुछ सदर्न स्टेट्स को और ले लें तो 5-6 स्टेट्स का फिगर ले लें तो ये 78% हो जाता है। और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन अभी भी इस पूरे चीज में बहुत कम है। और उसके दोनों पहलू हैं, कहीं ना कहीं वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं उतना हुआ, वहाँ प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं पनपा है, वहाँ मार्केट फोर्सेस उतने एक्सपैंड नहीं किए हैं कि वहां से रिसोर्स रेज करने के एवेन्यूज हों। बट एट द सेम टाइम जितना है उसमें भी डीपनिंग ऑफ द टैक्स बेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप उन स्टेट्स में अभी भी है। तो इक्वालिटी और इक्विटी को प्रमोट करना जो इस डिपार्टमेंट का प्रथम ऑब्जेक्टिव है, उसमें अभी देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। मैंने फिस्कल टैक्स कनेक्शन की बात की, तो जब वॉलंटरी कंप्लायंस की बात होती है तो अगर फिस्कल टैक्स कनेक्शन एक कॉन्सेप्ट है विच मेरली शोज कि एक गवर्नमेंट जब टैक्सेस रेज करता है तो वो जितना मैक्सिमम ढंग तक पब्लिक को दिखा पाए द डायरेक्ट यूज ऑफ कि आपका टैक्स का जो मनी है वो इस साल गवर्नमेंट ने किन चीजों पे स्पेंड किया, किस तरह के एसेट क्रिएशन पे स्पेंड किया, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे स्पेंड किया, किस तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स पे स्पेंड किया, ये जितना साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव ढंग से हम लोगों को एक 1-to-1, कभी भी ये 100% नहीं हो सकता, बट एक 1-to-1 डायरेक्ट कोरिलेशन दिखा पाएंगे थ्रू दी यूज ऑफ से इनोवेटिव डैशबोर्ड्स की ये आया आपका रेवेन्यू और ये हुआ उसका आउटफ्लो और इससे ये टैंजिबल एसेट क्रिएशन हुआ या इसका यूटिलाइजेशन इस वेलफेयर प्रोग्राम में हुआ, उतना ही ज्यादा उस टैक्स पेइंग सिटीजन के अंदर वो कन्विक्शन डेवलप होगा कि मेरा पैसा सही ढंग से स्पेंड हो रहा है। और इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में फिस्कल टैक्स कनेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत एडवांस्ड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव व्यवस्था है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। और अंत में डिपार्टमेंट, there's also a perception at times, probably often it is misplaced, sometimes there is justified कि एक मुहावरा है कि you fry the small fish and you let the big fish get away। तो जब हम अपने फाइट की बात करते हैं कि we are at the forefront of the fight against corruption, then it is important that the department does enough to correct this perception कि we are not just in a way frying the small fish, but going after the people where truly benami property and black money is being originated। and तो मैं अपनी बात बस अंत करूंगा आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण देके कि जब मैंने वॉलंटरी कंप्लायंस की बात की तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में ये वॉलंटरी कंप्लायंस, बिकॉज वहाँ एक एडवांस्ड व्यवस्था है और वहाँ फिस्कल टैक्स कनेक्शन डेमोन्स्ट्रेट हो पाता है, तो लोग भी समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग टैक्सेस, तो वहाँ तो वॉलंटरी कंप्लायंस थ्रू बेटर फैसिलिटीज एट द सेम टाइम थ्रू बेटर लॉ एनफोर्समेंट इतना ज्यादा है कि 1970 में अपोलो 13 का मिशन जब स्पेस में उड़ा तो जैक स्विगर्ट नाम के एक एस्ट्रोनॉट थे वहां, और नासा ने बकायदा एक व्यवस्था बना रखी है कि जब भी कोई मिशन स्पेस में उड़ने जाता है तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेसशिप में जाते हैं वो अपना टैक्स रिटर्न्स पहले भर के जाते हैं। तो जैक स्विगर्ट को अचानक ह्यूस्टन से एक मैसेज आया, उस समय वो स्पेस में थे, और उन्हें बताया गया कि भाई आपने अपना टैक्स रिटर्न भरा नहीं है और डेडलाइन सामने आ गया है। तो जैक स्विगर्ट पैनिक कर गए और उन्होंने स्पेसशिप से ह्यूस्टन को मैसेज भेजा कि भाई किसी तरह एक्सटेंशन मिल सकता है क्या हमको, क्योंकि वो लास्ट मिनट इतना ज्यादा काम आ गया था कि हम नहीं भर पाए, तो किसी तरह मुझे एक एस्ट्रोनॉट जो इतना पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन कर रहा है देश के लिए
वो कॉन्शियस है, एक स्पेसशिप में बैठा हुआ और उसे मैसेज जा रहा है कि टैक्स रिटर्न भरिए, और वो एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और बकायदा उसे वो एक्सटेंशन मिला, और वापस जब वो लैंड करने के बाद जैक स्विगर्ट ने अपना रिटर्न भरा। बट ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और ये लेवल ऑफ एक वॉलंटरी कंप्लायंस का कल्चर इज व्हाट वी सीक, एंड वी होप कि एज अ डिपार्टमेंट वी कंटिन्यू in our mission to provide you better taxpayer services, so that we create that enabling environment for you, which reduces your cost of compliance, and then we can truly seek voluntary compliance from you and be able to demonstrate कि भाई आपका पैसा किस सार्थक ढंग से हम स्पेंड कर रहे हैं आपकी ही भलाई के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। And Shrivastava sir, this is Raman from DXC. जी, It's an जी। excellent articulation of the tax history from 1860 onwards. In fact, one of the achievements which I just want to share with you, the tax charter. I think that is really one of the icing on the cake which the department has done, because the tax charter which is drafted by the tax administration in India is commendable. So which really gives a lot of strength to the taxpayers that we are heading towards the right direction. So I just want to, and then big compliments for this session. Thank you. It's really fantastic. Thank you, Ramanji. Thank you. Very important point. Thank you. आकाश अनम्यूट करो। Thank you so much, Sagar sir. Thank you, Raman ji. It was on